नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका महारो राजस्थान के बुलेटिन में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मंत्री परिषद की पहली बैठक बुधवार को होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक शाम 4:30 बजे सीएम निवास पर होगी और सभी राज्य मंत्रियों को किसी न किसी विभाग पर स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और ऐसे में अब कैबिनेट और मंत्री परिषद की अलग अलग बैठकें नहीं होंगी और अब से मंत्री परिषद की ही बैठक होगी और बैठक में नए मंत्रियों को नए टास्क दिए जाएंगे। और वहीं बताया जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की सलाह दी जाएगी और उनके विभागों के वर्क प्लान पर चर्चा होगी। और 17 दिसंबर को राज्य सरकार अपने 3 साल पूरे करने जा रही और तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम सभी जिलों में होंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर मंत्रियों से चर्चा होगी और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर भी चर्चा होगी। और गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के बाद होने जा रही इस मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई एंड हेल्थ, शिक्षा, इंडस्ट्री, पावर सेक्टर के साथ ही सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए बड़े प्रोजेक्ट्स और कामों को लेकर गहलोत अब तेजी से काम करना चाहते हैं ताकि आम जनता को विकास दिखाया जा सके और जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे समय पर पूरे करने सरकार के लिए चुनौती है और उन्हें अगले साल में ही पूरे करने पर सरकार का जोर है ताकि कार्यकाल के आखिरी साल में जब सरकार चुनाव मोड में आएगी तो उन कामों को जनता के बीच लाया जा सके। और 17 दिसंबर को राज्य की कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे करने जा रही और ऐसे में मंत्रियों को उनके विभागों की उपलब्धियां जनता के सामने लेकर जाने के निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही सभी मंत्रियों को जल्द ही जिलों के प्रभार देकर उन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के जिला मुख्यालय पर सरकार की वर्षगांठ के कार्यक्रम करने को कहा जाएगा और गांव ढाणी तक सरकारी जन कल्याण की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद भी कांग्रेस के भीतर खींचतान और खेमाबंदी बाहर आने लगी और सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार बनाए गए रामकेश मीणा ने अब सचिन पायलट पर जमकर जुबानी हमला बोला और रामकेश मीणा ने कहा कि सचिन पायलट ने निर्दलियों और बसपा में कांग्रेस में आए विधायकों को मंत्री नहीं बनने दिया और जिन्होंने संकट के समय सरकार का साथ दिया और उनके खिलाफ पायलट ने हाईकमान के सामने माहौल बनाया और सीएम का संकट के समय जिसने भी साथ दिया उन्हें समय आने पर वो भूमिका जरूर देते और पायलट ने बार बार हाईकमान के पास जाकर निर्दलियों और बसपा से कांग्रेस में आने वालों को मंत्री बनाने का विरोध किया और रामकेश ने कहा कि सचिन पायलट ने हाईकमान को गुमराह किया और बार बार हाईकमान के पास जाकर कहा कि कांग्रेस का बहुमत है और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलना चाहिए और ये बातें करके हाईकमान को गुमराह किया गया। और वहीं हकीकत तो ये है कि निर्दलीय विधायक सरकार के साथ नहीं होते तो सरकार नहीं बचती और बसपा से आने वाले साथियों और निर्दलियों ने कोई अपराध नहीं किया और ये सब विधायक मूल रूप से कांग्रेस बैकग्राउंड के ही थे, लेकिन इनके टिकट काट दिए गए और पायलट ने मेरा भी टिकट काट दिया और मेरा टिकट कटवाने के लिए पायलट जो कर सकते थे वो किया भी और बंदर बांट की फेरियत लंबी है और पायलट की वजह से निर्दलीय जीत कर आने वालों का टिकट कटा और पायलट ने जिनका भी टिकट काटा वो जनाधार वाले लोग थे और जनाधार वाले नेताओं का टिकट नहीं काटते। पूरी कमान पायलट के हाथ नहीं होती तो कांग्रेस की 150 से ज्यादा सीटें आती और निर्दलियों ने तन मन धन लगाकर 34 दिन सरकार का साथ दिया था और रामकेश मीणा ने बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस में आपसी खींचातान कम नहीं होगी और घायलों पायलट कैंप के बीच दिखावे के तौर पर एक बार सुलह भले लग रही हो लेकिन हकीकत अलग है और वहीं सीएम के सलाहकार के बयान के मायने होते हैं और ऐसे में दोनों खेमों के बीच आगे भी टकराव जारी रहने की संभावना है। नगर परिषद सभापति मीना गुप्ता और उसके बेटे कुलदीप गुप्ता को एसीबी ने 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया और जब एसीबी सभापति मीना गुप्ता और उसके टीचर बेटे कुलदीप को गिरफ्तार कर ले जाने लगी तो सभापति ने कहा कि आएंगे जाएंगे क्या है और जमानत होती रहती है और हम नेता हैं और सभापति को एसीबी ले जाने लगी तो ये भी बोली कि हमें फंसाया गया और 1,70,000 का चेक
ओवेशनर को देना था और उसके लिए कोई 1 लाख रुपए रिश्वत दे सकता है क्या? हमें फंसाया गया और ये सरासर गलत है। और कुछ होता तो घर में मिलता और हमारे घर में कुछ भी नहीं मिला है और शुरू से ही फंसाने की कोशिश होती रही और सभापति और बेटे को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया और ऑक्शनर से 3,50,000 रुपए रिश्वत मांगी थी और घर पर बुलाकर 1,70,000 रुपए का चेक दिया गया और उसी समय 80,000 रुपए रिश्वत ली और इसमें पहले 1,30,000 रुपए रिश्वत ली जा चुकी थी। और नगर परिषद सभापति मीना गुप्ता के घर से सर्च में आधा किलो सोना और 2 किलो चांदी मिली और देर शाम तक केवल 50,000 रुपए नकदी मिली थी, लेकिन कई बैंकों में खाते और लॉकर के दस्तावेज मिले और उसकी जांच के बाद पूरी संपत्ति का पता लग सकेगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी का अंदेशा बढ़ गया, जिसके बाद से लगातार भारत सरकार के खुफिया तंत्र ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली मादक पदार्थों तस्करी की रोकथाम को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर काम करने में जुट गई। जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर सैन्य बलों की सख्ती के बाद पाक ड्रग माफियाओं ने सबसे शांत कही जाने वाले देश की पश्चिमी सीमा को ड्रग तस्करी का अपना नया रूट बना लिया और बाड़मेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर पिछले कुछ सालों में हेरोइन की तस्करी के कई मामले सामने आए और साथ ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने हेरोइन जब्त करने के साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को भी भारत पाक बॉर्डर पर गिरफ्तार किया था। और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। दरअसल हाल ही में गुजरात में भी एनडीपीएस की कई बड़ी खेप पकड़ी गई और केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसियों इस पर संयुक्त रूप से काम कर रही। एटीएस और एसओजी की भी गतिविधियों को बढ़ाया गया और साथ ही उनकी कई इलाकों में नई ब्रांच अभी खोली जा रही है। कोविड-19 महामारी का प्रकोप एक बार फिर राज्य में पांव पसार रहा है और जयपुर के बाद अजमेर में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसे लेकर अजमेर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन अलर्ट पर है और आम जनता को महामारी से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अजमेर में पुष्कर मेले के साथ ही शादी समारोह का सृजन चल रहा है और ऐसे में बढ़ती महामारी के खतरों को भागते हुए आम जनता को सूचित किया जा रहा है और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि मामलों की बढ़त संख्या को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए आम जनता से अपील की जा रही और महामारी को हल्के में न लेकर सतर्क रखने के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। और अजमेर में रविवार को 5 नए मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या जयपुर के बाद सबसे अधिक 28 हो गई और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी सैंपल लेने की कार्रवाई को तेज करने के साथ ही सतर्कता को भी बढ़ाया गया है। सर्दी और प्रदूषण का जहर अब शहरियों को बीमार करने लगा और हाल ये है कि प्रदूषण का स्तर 300 से अधिक पहुंच गया और इस कारण एलर्जी, अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के मरीज 30% तक बढ़ गए और इधर एसएमएस में जहां हर दिन 200 मरीज अस्थमा के आते थे, अब 500 से ज़्यादा आ रहे हैं और इसके अलावा सामान्य ओपीडी जहां 5,000 थी वो भी अब 9,000 से अधिक पहुंच गई और मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है और पीएम लेवल 1 पर है तो वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है और इस लेवल पर धूल के कण सांस के जरिए लंग्स से होते हुए सीधे ब्लड में चले जाते, जो ब्रेन और हार्ट के लिए खतरनाक है और इससे हार्ट फेलियर के अलावा ब्रेन में न्यूरो संबंधी बीमारियां हो जाती है। और मणिपाल अस्पताल के एलर्जी अस्थमा डॉक्टर विकास पिलानियन ने बताया, हवा में पीएम का लेवल जितना कम होगा ये उतना ही खतरनाक है और 10 माइक्रोन लेवल पर धूल के कण नाक तक ही सीमित रह जाते हैं और इससे छोटी यानी 2.5 पीएम पर धूल के कण नाक मुंह के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, जिससे लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी इफेक्ट हो जाती है। और वहीं उदयपुर के कूराबड़ में समाज का घिनौना चेहरा सामने आया
और 2 दिन पहले बाल विवाह करने से मना करने वाली 14 साल की लड़की को उसके माता पिता ने अपने घर में रखने से मना कर दिया। दरअसल कुराबड़ के भूतिया गांव की एक बालिका का रविवार को बाल विवाह कराया जा रहा था। इस पर बालिका ने हिम्मत दिखाते हुए बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को फोन कर दिया और बालिका ने संगीता को अपनी शादी के कार्ड की फोटो भी भेजी और बालिका ने कहा कि फिलहाल वो पढ़ना चाहते और शादी नहीं करना चाहते। लड़की के माता पिता ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया और उनका कहना है कि अगर हमने इसे घर में रखा तो समाज हमारा बहिष्कार कर देगा। इस पर संगीता बेनीवाल ने मामले में संज्ञान लेते हुए उदयपुर कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों को पाबंद किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लड़की का विवाह रुकवाया और उसके बाद CWUC की मदद से लड़की की काउंसलिंग कराकर लड़की को उदयपुर में नारी निकेतन के बालिका गृह में रखाया गया और लड़की ने बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मिलने की इच्छा भी जताई थी। ऐसे में सोमवार शाम संगीता बेनीवाल उदयपुर पहुंची और लड़की से बालिका गृह में मुलाकात की और इस पर लड़की ने संगीता से नारी निकेतन के बजाय माँ बाप के साथ ही रहने की इच्छा जताई और संगीता लड़की के बयान के बाद उसे माँ बाप के पास छोड़ने के लिए खुद कुराबड़ पहुंची, मगर माँ बाप ने अपनी ही बेटी को घर में रखने से मना कर दिया और संगीता बेनीवाल जब लड़की को लेकर उसके घर पहुंची तो मौके पर समाज के कई लोग इकट्ठा हो गए और संगीता को काफी समझाइश के बावजूद भी घर और समाज के लोग नहीं माने और सभी पहले लड़की से सार्वजनिक माफी मंगवाने पर अड़े और 14 साल की बच्ची ने माफी भी मांगी, मगर घर वालों का दिल नहीं पसीजा और माँ बाप ने अपनी ही लड़की को घर में रखने से मना कर दिया और घर वालों ने बोला कि इसे यहाँ रख कर तो बदनामी होगी और समाज बाहर कर देगा। इस दौरान समाज के लोगों ने ये तक कहा कि हमारे तो यहाँ इसी उम्र में शादी होती है और ये पहली बार थोड़ी हुआ है और लड़की की मां को लड़की से शिकायत है कि वो पढ़ाई करती है, घर का काम नहीं करती और समझाइश के बावजूद परिवार के नहीं मानने पर लड़की को वापस उदयपुर बालिका गृह लाया गया और उसे हम अच्छी शिक्षा मुहैया कराएंगे और कुछ दिन देखते हैं, अगर लड़की के परिवार लोग उसे लेने आते हैं तो ठीक, अन्यथा बाल संरक्षण आयोग बच्ची की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। और वहीं मंत्री बनने से वंचित रहे विधायकों को अब संसदीय सचिव बनाकर संतुष्ट करने की तैयारी है और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को संसदीय सचिव बनाना तय है और 3 से 4 निर्दलीय और 5 से 7 कांग्रेस विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के आसार है और कांग्रेस हाईकमान से संसदीय सचिवों के नामों पर मंजूरी मिलते ही इनकी नियुक्ति की घोषणा हो सकती है और अभी संख्या तय नहीं हुई है और अनुमान के अनुसार 15 के आसपास संसदीय सचिव बनाए जाने की चर्चा है और गहलोत कैबिनेट में मंत्रियों की खाली जगह पूरी कर दी गई है और जगह कम होने से सभी दावेदारों को मंत्री नहीं बनाया जा सका और बसपा से कांग्रेस में आने वाले निर्दलीय और गहलोत समर्थक कुछ कांग्रेस विधायकों को अब संसदीय सचिव बनकर संतुष्ट करने की रणनीति है और मंत्रिमंडल फेरबदल में जिलों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला और 14 जिले ऐसे हैं जहां से कांग्रेस विधायक होते हुए भी एक भी मंत्री नहीं बनाया गया और अब संसदीय सचिव बनाकर या बोर्ड निगम में राजनीतिक नियुक्तियां देकर सियासी पावर बैलेंस किया जाएगा और संसदीय सचिवों को मंत्रियों के अंडर में विभाग दिए जाएंगे और रीटा चौधरी, चेतन डूडी, मदन प्रजापति, मनीषा पवार, दिव्या मदरेना, महेंद्र बिश्नोई के नामों पर चर्चा चल रही और चेतन डूडी, दानिश अबरार और रोहित वोहरा पिछले साल बगावत के बाद पायलट को छोड़ गहलोत गुट में आए थे और दानिश अबरार को सीएम का सलाहकार बनाया और रोहित वोहरा के पिता को सिंह को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिल चुकी है और चेतन डूडी अब संसदीय सचिव के दावेदार हैं और संसदीय सचिवों में सचिन पायलट समर्थकों विधायकों को भी शेयरिंग फॉर्मूले के हिसाब से जगह मिलेगी और गहलोत कैंप के विधायक ज्यादा होंगे और पहली बार विधायक बनने वालों को ज्यादा मौका मिलेगा और पिछले साल बगावत के समय पायलट समर्थक विधायक राकेश पारिक को सेवादल अध्यक्ष और मुकेश भाकर को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया था और अब दोनों को एडजस्ट किया जा सकता है। इंदौर के लगातार 5 साल से स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आने के पीछे नगर निगम की सक्रियता और इतर राजधानी जयपुर सहित अन्य निकायों में स्थिति ये है कि कोई भी निकाय कचरा निस्तारण पर गंभीरता से काम नहीं कर रहा। इंदौर घर घर कचरा उठाने के नाम पर हर महीने 8 करोड़ खर्च करता है और वहीं जयपुर में हर महीने 7 करोड़ रुपए कचरा संग्रह पर खर्च होता है। इसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा और जयपुर नगर निगम के बंटवारे के बाद पहली बार हुए स्वच्छता सर्वे में हेरिटेज को 32वां
और ग्रेटर को 36वां स्थान मिला और ये रैंकिंग देश के 10 से 40 लाख आबादी वाले 48 शहरों के सर्वे में मिली है। हालांकि 2020 में हुए सर्वे में जयपुर निगम की 28वीं सर्वश्रेष्ठ रैंक थी। और हैरानी की बात यह है कि राजधानी में सफाई के नाम पर 450 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं। हालांकि इंदौर में नगर निगम ही अपने स्तर पर सफाई के सारे काम करता है, जबकि राजधानी में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिया जाता है। तो स्थिति यह है कि निगरानी का काम भी ठीक से होता नहीं दिख रहा है। राजस्थान में पिछले दिनों कई जगहों पर बरसात होने के बाद राज्य के तापमान में गिरावट आई और अब राज्य में ठंड बढ़ने लगी और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, चूरू और झुंझुनू के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और राजस्थान के माउंट आबू में सोमवार को धूप निकली। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 5 दिन में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और बारिश के कारण राज्य के प्रमुख शहरों की आबोहवा शुद्ध और साफ हो गई है और बारिश के कारण ही मौसम में बदलाव आया है।